तो गाड़ी आएगी, ये सारा सामान वगैरह उसमें डालेंगे और निकलेंगे भाई अपनी नई कंट्री के लिए जिसका नाम है लग्जमबर्ग एंड उसकी कैपिटल का नाम भी है लग्जमबर्ग। मतलब देख रहे हो बिल्कुल छोटा सा देश है, यहाँ से 224 किलोमीटर है एंड गूगल मैप 2.5 घंटे दिखा रहा है, तो इतने में ही पहुंच जाएंगे। हाईवे है क्योंकि। चलो जी चलो, गाड़ी आ गई है, सामान डालते हैं फटाफट। यहाँ पे कैमरा रखने में ना थोड़ी फट रही थी क्योंकि भाई कब चोरी हो जाए एकदम से यहाँ पे फोन ना पता नहीं चलता भाई। ऐसे 1 सेकंड के लिए आपने नजर हटाई और भटक से ले गए। तो गाड़ी अपनी रेडी है भाई एकदम, बिल्कुल सामान वामान सेट कर लिया एंड अभी है हम भाई इस जगह पे और जा रहे हैं यहाँ लग्जमबर्ग। देख रहे हो कितना सा देश है, ऐसे मेरी एक उंगली में फिट आ गया। क्या आपको पता है लग्जमबर्ग ना पूरे वर्ल्ड की सबसे अमीर या फिर रिचेस्ट कंट्री है क्योंकि यहाँ की पर कैपिटा GDP है भाई $1,33,590 भाई साहब। और साथ ही साथ यहाँ की जो मंथली एवरेज मिनिमम वेज है ना वो है भाई 2140 यूरोज। मतलब हर एक बंदा उस देश का मिनिमम मंथली भाई 2 लाख रुपए तो कमा ही रहा है इंडिया के हिसाब से। तो इसलिए आज चल के देखेंगे भाई साहब कि ये देश रिचेस्ट होने के साथ साथ महंगा कितना है, क्योंकि जब लोग कमा ज्यादा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई खर्चा भी ज्यादा कर रहे होंगे। तो हमारे लिए एज ए टूरिस्ट वहाँ पे कितनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल कितने का है, होटल्स कितने के, खाना पीना कितने का है, सब आपको बताऊंगा। चलो जी चलो निकलते हैं। डीजल भी देख सकते हो टैंक फुल है, बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विनेट पता नहीं चाहिए या नहीं चाहिए लग्जमबर्ग में, मैं देख लेता हूँ गूगल पे। अगर चाहिए होगा तो ही रुकेंगे बॉर्डर क्रॉस करके, वरना तो सीधा सिटी में ही खींच देंगे वहीं पे। और पार्किंग जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी ना भाई 53 यूरो लगे। 2 दिन पूरे हो गए, नहीं हुए, शाम को ही होते पूरे, तो मेरे ख्याल घंटों के हिसाब से लिया होगा। बाकी ठीक है 25 यूरो 26 यूरो एक दिन का यहाँ पे। अब बट लग्जमबर्ग जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं भाई साहब, क्योंकि महंगी होगी, जरा सी कंट्री है, लैंड एरिया भी बहुत छोटा उनके पास, तो पार्किंग भी कम ही होगी, लिमिटेड होगी, उसकी वजह से रेट भी बढ़ जाएंगे। लग्जमबर्ग का मैंने चेक करा ऑनलाइन विनेट का, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी 12 टन या 12 टन से ज़्यादा की है तो ही विनेट चाहिए होगा। बाकी कंफर्म वहीं पे पता चलेगा, किसी पेट्रोल पंप पे रुक के देख ही लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि चालान भरना पड़े। बेल्जियम में कोई विनेट की जरूरत नहीं थी, हाईवेज जो थे वो फ्री थे बिल्कुल, और ना ही टोल टैक्स आता है, क्योंकि जब विनेट ही नहीं है तो टोल टैक्स भी नहीं होगा। पिछले 50-60 किलोमीटर से भाई ऐसी रास्ता है, दोनों तरफ ऐसे मस्त खेत वेत दिखते हुए जा रहे हैं और मौसम बिल्कुल खराब हो चुका है, हल्का हल्का बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। बारिश ना आ जाए भाई, क्योंकि एक ही दिन है मैंने आपको बताया ना लग्जमबर्ग में, और बारिश आ गई तो ढंग से घूम भी नहीं पाएंगे कहीं पे। फिर जैसे जैसे अब स्विट्जरलैंड के पास जाते जा रहे हैं ना भाई, वापस से माउंटेन वाला एरिया जो है वो शुरू होता जाएगा। टेम्परेचर तो खैर बेल्जियम में भी अच्छा ही था, ठंड लग रही थी मस्त, यहाँ से अब थोड़ा सा और ठंडा होता जाएगा। और इन्होंने जैसे अपनी गाड़ी के पीछे ये साइकिलें लगा रखी है ना स्टैंड में, भाई मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ इसमें स्कॉर्पियो में। अगली जब भी कोई भी रोड ट्रिप करूंगा ना भाई, साइकिल या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर जरूर लेकर जाऊंगा, और कारनेट में ना पहले ही चढ़वा लूंगा ताकि कस्टम क्लियरेंस में दिक्कत ना हो, क्योंकि ना बहुत पैसे बच जाएंगे, स्पेशली ये यूरोप के जितने भी देश है ना इनमें। वरना वो लाइम स्कूटर वूटर लेते रहो तो 1000-1200 रुपए लग जाते एक कंट्री में। अब ये सारे पैसे बच जाते अगर मेरे पास अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर एक साइकिल होती। तो इस रास्ते में भी भाई विंड मिल्स काफी ज्यादा देखने को मिले, यहाँ पर तो एक ही है बट पीछे काफी आए थे। एंड लग्जमबर्ग जो है वो यहाँ से 60 किलोमीटर रह गया है, अराउंड 30-40 मिनट ही लगेंगे जिस हिसाब से हाईवे दिख रहे हैं। यूरोप में भी ना Hyundai की बहुत गाड़ियां दिखती है, और मेरे को तो i30 भी दिखी थी जो इंडिया में नहीं मिलती। मतलब सही बताऊं मैंने तो सुना भी नहीं था i30 के बारे में, i10 और i20 पता था, और यहाँ आके पहली बार देखा i31 का। वो भाई साहब ये भी आती है, देखो कैंपर वैन में भी पीछे साइकिल लेकर जा रहे हैं लोग अपनी मस्त एकदम। ये देख रहे हो भाई साहब, 2 ट्रकों को एक ट्रक उठा के ले जा रहा है। ट्रकों में जो इंजन यूज होते हैं ना भाई, उनमें टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए कहीं पे भी आप देखोगे ना पहाड़ों वहाड़ों पे पूरा लगेज लोड करके भी तब भी भाई चढ़ जाते हैं ट्रक, कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें।
चलो भाई, लग्जमबर्ग का बॉर्डर जो है वो आने वाला है, 8-10 किलोमीटर ही बचे हैं। हालांकि बॉर्डर तो क्या ही है, शेंगन एरिया है ना, तो आते नहीं है यहाँ पे बॉर्डर। कई कई कंट्रीज में बोर्ड लगा हुआ आ जाता है उस कंट्री का, और 1-2 कंट्री में तो बोर्ड भी नहीं लगा हुआ आया था, तो हमें पता भी नहीं चला, हम तो एम ही पार कर गए थे। आज देखते हैं बॉर्डर पे बोर्ड होगा या नहीं होगा। ये देखो सामने एक लग्जमबर्ग का बोर्ड आ गया, बट इसके नीचे लिखा हुआ है 2.3 किलोमीटर, यानी कि बॉर्डर बिल्कुल पास में ही है, आने वाला है। और बॉर्डर के पास में ना वापस से भाई विंड मिल एकदम से इतने सारे हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। पिछले बार जब बॉर्डर क्रॉस किया था तब भी काफी सारे विंड मिल थे। ये बस भाई आ ही गया बॉर्डर, और झंडे देख सकते हो भाई 3-4 लगे हुए हैं यहाँ पर। और हाँ, ये रहा बोर्ड आ गया भाई लग्जमबर्ग का फाइनली। तो इसका मतलब है हम एंटर कर चुके हैं अब अपनी एक नई कंट्री में। लग्जमबर्ग सिटी बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर है, बट उससे पहले हमें कोई पेट्रोल पंप ढूंढना है ताकि विनेट का कंफर्म कर सके हम। साथ ही साथ में भाई डीजल के प्राइस भी आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है उसमें डीजल कितने का मिल रहा है। तो भाई यहाँ से हाईवे से एग्जिट लेना है हमको, मतलब पेट्रोल पंप जो भी आएगा वो सिटी के अंदर ही आएगा भाई, बाहर नहीं आएगा। मैंने लग्जमबर्ग सिटी की लोकेशन डाल रखी थी तो एग्जिट लेना दिखा रहा था उसमें, बट इसने होटल की लोकेशन डाली हुई है, उसमें एग्जिट नहीं दिखा रहा हाईवे पे। पक्का सिटी में ही है ना, क्योंकि लग्जमबर्ग कंट्री का भी नाम है। पता है भाई, पता है। कंफर्म? होटल क्रिस्टोफ कोलंब। हाँ तो ठीक है, क्योंकि सेंटर के पास ही है, सही है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है इस देश में। कैपिटल सिटी का नाम भी लग्जमबर्ग है और देश का नाम भी लग्जमबर्ग है। तो वापस से भाई हाईवे पे चढ़ गए हैं 7-8 किलोमीटर आगे और BMW का आप नंबर प्लेट देख सकते हो, L यानी कि लग्जमबर्ग। और यहाँ पे भी नंबर प्लेट जो है वो येलो ही है। जितने भी देश में डच पॉपुलेशन ज्यादा है ना, वहाँ पे येलो नंबर प्लेट्स ही चलती है। रीजन मैंने बताया था, कुछ साल पहले जो है गवर्नमेंट ने येलो नंबर प्लेट इसलिए रखी थी क्योंकि ये वाला कलर जो है ना येलो ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, तो उस टाइम पे एक्सीडेंट्स बहुत हुआ करते थे रोड पे। तो एक्सीडेंट को कम करने के लिए, ताकि आगे वाले या पीछे वाले बंदे को नंबर प्लेट ऐसे चमकते हुए अलग से दिख जाए कि हाँ गाड़ी जा रही है। तो नॉर्मली हर देश में येलो कलर की नंबर प्लेट होती है किसी टैक्सी की, लेकिन डच वाली जितनी भी ऐसी कंट्रीज है वहाँ पे भाई येलो नॉर्मल गाड़ियों में ही चलता है। लो जी लो, ये वाला एग्जिट है जो अब हमें लेना है। हाईवे को फाइनली टाटा बाय बाय बोल रहे हैं और घुस रहे हैं अब सिटी के अंदर। लो सिटी में आते ही मिल गया है ईसो का यहाँ पे फ्यूल स्टेशन। तो भाई साहब मैं अपने सामने डीजल का रेट देख पा रहा हूँ, बट आप भी देख के चौंक जाओगे जैसे मैं चौंक गया। यहाँ पे तो भाई सस्ता है 1.53 का। ओ भाई साहब 150 रुपीज लीटर है डीजल, और उन कंट्रीज में 160, 180, 200 भी था, जबकि इस कंट्री में सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना, और यहीं पे सबसे सस्ता है, उल्टा हो गया है। क्या बात है भाई, वही 2 पेट्रोल है 1 डीजल है, बट अंदर जाके विनेट का कंफर्मेशन लेते हैं। मैं नहीं चाहता 60-70 हज़ार का फालतू में चालान कटे। डू वी नीड विनेट इन लग्जमबर्ग? विनेट कार विनेट, नो विनेट? ओके थैंक यू। चलो भाई कंफर्म हो गया, नहीं चाहिए विनेट। बेल्जियम की तरह ही इस देश में भी ना तो कोई विनेट चाहिए, ना ही टोल टैक्स भरना पड़ेगा। बढ़िया भाई, ये अमीर कंट्री है, उसका हमें फायदा हो रहा है। बड़े जितने भी व्हीकल्स है ना उनके लिए विनेट चाहिए, ट्रक, मोटर होम, ये सब 12 टन था ना जो, बट हमारा तो भाई कितना है, 3 टन से भी कम की गाड़ी है। यहाँ की तो रोड भाई साफ सुथरी लग रही है, पानी का निशान ज्यादा है नहीं, बट बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बस भगवान जी रात तक मत करवाना बारिश, उसके बाद करवा देना। 9-10 बजे तक हम घूम फिर लेंगे पूरा, फिर तो बारिश आती रहे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अभी वैसे दोपहर के 3:30 हुआ है, तो मैक्स टू मैक्स 4, 4:30 तक हम होटल चेक इन कर लेंगे। 4:30 से 10 बजे तक बहुत है भाई टाइम घूमने के लिए। पास में मिल गई भाई पार्किंग, एंड इसकी हाइट लिमिट जो है वो 2.2 मीटर की है, तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी। इतनी भी 1.9 वाली होती है ना जहाँ पे लिखा होता है, वहाँ नहीं जा पाती गाड़ी। तो ये पार्किंग भाई पब्लिक नहीं है, किसी की प्राइवेट पार्किंग है, तो अब कहीं और ढूंढनी पड़ेगी। ज़्यादा भीड़ भड़का हो नहीं रहा भाई, क्योंकि इस देश में ना ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं है। मतलब यूरोप में रहने वाले भी जितने लोग हैं ना उनको इस देश के बारे में पता तो है, बट बहुत कम ही लोग यहाँ पे आते हैं। इसलिए वैसे देखोगे ना इंफ्रास्ट्रक्चर तो मस्त है एकदम, बट भीड़ भड़का नहीं है इतना ज़्यादा। भाई सब कलर कितना मस्त लग रहा है डॉज का, देखना। बारिश भाई आना शुरू हो गई है यार, दिक्कत हो जाएगी अगर ये रुकी नहीं तो। भाई साहब ट्रैम देखना, बुलेट ट्रेन लग रही है तो पूरी की पूरी, ट्रांसफॉर्मर जैसे। मैकडोनल्ड्स भी मिल गया भाई पास में, आज यही खा लूंगा अभी घूमते वक्त, रात को फिर कुछ हैवी मील ले लूंगा। पार्किंग मिल गई है भाई, टिकट ले लेते हैं। लाओ जी दे दो फटाफट, लेट्स गो। यहीं पे है होटल के पास ही बेसमेंट वाली पार्किंग है। बाकी प्राइजेस जो हमने वहाँ पे देखे उस हिसाब से तो 29 यूरोज लगेंगे। कल हम अगर 11 बजे ले लेते हैं गाड़ी, और 4 बजे अभी हम खड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी तो टिकट डलेगी कल, तभी पता चलेगा। लो भाई गैराज का गेट खुल चुका
है। लेट्स गो। एक ही फ्लोर की है यहाँ पे ये वाली पार्किंग और काफ़ी लोगों ने खड़ी कर रखी है भाई। कोई नहीं, 3-4 जगह बची हुई है। चलो जी, गाड़ी पार्क हो गई है अपनी मस्त एकदम से, और होटल भी पास में ही है, तो वो सामान वगैरह निकालते हैं, पैदल पैदल पहुँचते हैं। हालांकि बारिश आ रही है बट ठीक है, अपने पास छाता है मत। और भैया प्रे यही कर रहे हैं हम कि फटाफट से बारिश रुक जाए और हम घूमने निकल सके लग्जमबर्ग। पार्किंग के लिए भी भाई चल नहीं रही थी, पैदल पैदल सीढ़ियों से लाना पड़ा। गेट देखो, ऐसे प्रेस करना फिर खुलेगा। इस वाले सूटकेस का ना वैसे भी भाई पहिए ही काम करना बंद हो गए हैं, ढंग से चल नहीं रहे। ये देखो ऐसे चला रहा हूँ, अटक रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे खींचूंगा ना तो खींच रहा है आराम से। कोई नहीं, आज एक ही दिन रुकना, कल फिर जो है स्विट्जरलैंड जाके 3-4 दिन का स्टे रहने वाला है ना, तो आराम से सारा सामान शिफ्ट कर लूँगा दूसरे सूटकेस। तो बारिश भी भाई हल्की हल्की कम हो गई है, लगता है मेरी प्रेयर्स काम आ रही है भाई, बस बिल्कुल चली जाए जितनी आ रही है ना वो भी। वैसे स्ट्रीट पार्किंग का यहाँ पे भी वही सीन है भाई, दिन में पे करना पड़ता है, रात को फ्री है, और वही होगा मेरे ख्याल 1 घंटे का 3 यूरो के आसपास, यानी 300 रुपये इंडिया के। हाँ ये देखो, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक पैसे हैं। लो जी लो, आ गया है, ये रहा हमारा होटल। चेक इन करते हैं, अंदर चल के चेक इन करते हैं फटाफट। हेलो, वी हैव अ रिजर्वेशन। अनमोल जायसवाल। यहाँ पे भाई 50 डिपॉजिट जो है ना वो कार्ड से सिक्योरिटी रखवाई है, जो रिफंडेबल है जब हम चेकआउट करेंगे। भाई साहब, ये तो एक बंदे के लिए लिफ्ट है, देखना जगह ही नहीं है। 3rd फ्लोर पे रूम है, फंस फुसा के जा रहे हैं। दरवाजे तो बड़े बड़े हैं भाई इनके। ये अपना रूम 32, इस तरह की पता नहीं क्या मैग्नेट्स ही है, यहाँ लगाओ खुल जाएगा। चलो भाई साहब, रूम तो बड़ा है, एक्सपेक्टेड नहीं था ये मेरे को। और लेट्स गो। अच्छा खासा साइज है भाई, बट बेड इतने मरे मरे क्यों दे रखे हैं जरा से देखना, मतलब कोई सोते सोते एक करवट ले ले सीधा बेड से नीचे। लेंथ तो फिर भी सही है, चौड़ाई तो है ही नहीं बिल्कुल भी।